नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए। तो आइए हम देखते हैं। पहला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल को लेने का मकसद है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था। इसको एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को इतिहास में याद रखा जाए और आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखे समझे, इसको लेकर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का शुरुआत 2007 ईस्वी से शुरू हुआ और हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको मनाया जाता है। तो यूएनओ में इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था और इसको सहमति दिया गया था। उसके बाद 2007 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखें कि इस बार 2020 में गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के रूप में मनाया गया और उसका विषय था शांति और विकास के लिए एक अहिंसक रास्ता। तो आइए अब हम फिर दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ऐसे हम लोग बोलचाल के रूप में हमेशा महात्मा गांधी का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और हम लोग देखते हैं कि इनके पिता का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, करमचंद गांधी। और टोटल रूप से देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का नाम हुआ। आइए हम फिर तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो देखते हैं कि गांधी जी का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो साबरमती आश्रम का नाम आता है। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो साबरमती आश्रम का स्थापना 1917 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर हुआ था। और ये गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? यह सवाल अभी तक बहुत बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और यहाँ पर और एक बता दें आप लोगों को कि गोपाल कृष्ण गोखले जी अपना गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। इसलिए ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले अपने गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। महादेव गोविंद रानाडे उनका पूरा नाम था। आइए अब हम फिर अगला सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी का जीवन का हम लोग अध्ययन करते हैं तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और दक्षिण अफ्रीका यात्रा, इन दोनों के रूप में हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो इसका जवाब होगा 1915 ईस्वी में। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे तो वो तारीख था 9 जनवरी का। तो 9 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग एक विशेष दिन के रूप में मनाते हैं और उसको भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और ये शुरुआत हुआ आप लोगों का 2003 ईस्वी से। प्रतिवर्ष हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम लोग देखें कि इस साल भी 2021 में भी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 2021 का जो विषय था वो था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यानी प्रवासी भारतीयों का आत्मनिर्भर भारत के रूप में क्या योगदान रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जो अतिथि थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति। सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे। और आप लोगों को बता दें कि सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और वह दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भी
और जनसंख्या के आधार पर भी। और वहाँ के राष्ट्रपति इस बार शामिल हुए थे। जो प्रोग्राम था वर्चुअली हुआ था कोविड-19 के कारण, और इसका सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद इसमें शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे सवाल लेते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी का नाम तो हम लोग अभी देख लिए कि मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन महात्मा गांधी किसने शुरू किया बोलना, तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसमें उन्होंने जिक्र किया था महात्मा गांधी के बारे में, और उन्होंने महात्मा का उपाधि दिया था। तो आप लोगों को याद रहेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आइए फिर आगे चलते हैं। 7वां सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो असहयोग आंदोलन का भी जिक्र आता है, जो हुआ था 1920 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, और इस आंदोलन को लाने का मकसद था कि भारत देश को आज़ाद करना। तो इसके पीछे की कहानी है कि रोलेक्ट एक्ट जो आया था और जालियांवाला बाग जो हुआ था, इस तरह की जो घटनाएं थी, इससे देश के लोग आशंकित थे, देश के लोग उग्रता की ओर थे, और इसलिए उन लोगों को एकजुट कर देश की आज़ादी में सभी की भूमिका हो, इसको लेकर उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन शुरू करने का मकसद था, उसके पीछे का जो थीम था वो था कि अंग्रेज जो यहाँ शासन व्यवस्था चला रहे थे उनको किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना। यानी उस समय जितने भी बच्चे थे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोगों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। जितने भी वकील थे उन लोगों ने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। इस तरह से अंग्रेजी सामानों का भी बहिष्कार किया गया। इस तरह से इसका मेन मकसद था शासन व्यवस्था में असहयोग करना। और ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ और 1922 तक चला। तो हम लोग देखते हैं कि ये 5 फरवरी को ये आंदोलन उसके बाद समाप्त कर दिया गया। तो उसमें चौरी चौरा घटना हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, चौरी चौरा। तो वहीं पर 21 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों के द्वारा मार दिया गया था, जिस घटना के बाद महात्मा गांधी ने उसको बंद कर दिया था। तो आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सर्जेंट के रूप में महात्मा गांधी को उस समय कहा गया था। तो इसका कारण था कि हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ों का शासन था, और प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उस समय, तो महात्मा गांधी ने उस समय यहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाहा कि हम लोग अगर अंग्रेज़ों का इस समय अगर सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, तो वे बाद में हमें आज़ाद कर देंगे। इसको लेकर महात्मा गांधी ने लोगों को समझाया भी, और इस तरह से बहुत से लोग उस समय अंग्रेजी सेना में भर्ती भी हुए, और लोगों ने चंदा भी दिया प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को सहयोग करने के लिए। इसलिए बहुत से लोगों ने उनका आलोचना भी किया और कहा कि महात्मा गांधी रिक्रूटिंग सर्जेंट के रूप में अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, इसलिए उनको रिक्रूटिंग सर्जेंट भी उस समय कहा गया था। आइए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। तो ये सवाल है, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 6 जुलाई 1944 ईस्वी को रंगून में एक रेडियो के प्रसारण के समय सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। इसलिए यह सवाल भी कभी कभी हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए हम लोग अब अगला सवाल लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? तो हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो जीवन का जो प्रारंभिक ये है, उसका इतिहास को हम लोग देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका यात्रा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ वहाँ पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, और अन्य देशों के साथ जो जनता है वहाँ पर उनके साथ भी किया जा रहा है। तो इनको लेकर उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह
का शुरुआत वहीं से किया था। इसलिए अगर कहीं पूछा जाए कि प्रथम बार सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शुरुआत किया था। आइए आगे चलते हैं। फिर अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? ऐसे देखा जाए तो पूरे मूल रूप से तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह का शुरुआत किया था चंपारण में। 1917 ईस्वी का चंपारण में किसानों को लेकर जो अंग्रेज़ों के द्वारा तिनकठिया कर लिया जाता था, उनके विरोध के रूप में नील का खेती करवाया जाता था, इसको लेकर और महात्मा गांधी को वहाँ लेकर गए थे। उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। ये सवाल भी हमेशा पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आइए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र माना? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद आंदोलन, और ये हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिल में मजदूरों का और मिल मालिकों के बीच में कुछ बोनस को लेकर विवाद था। इसको लेकर हड़ताल चल रही थी, तो महात्मा गांधी ने उन लोगों को समर्थन किया था और वहाँ पर उस समय 21 दिन का भूख हड़ताल हुआ था। तो इस तरह से भूख हड़ताल का जो अस्त्र है उसका प्रयोग उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन के समय 1918 ईस्वी में किया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो महात्मा गांधी के अगर हम लोग सिद्धांत में हम लोग देखते हैं तो सत्य और अहिंसा का सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने में मिलता है। तो उनका महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में अहिंसा भी था कि, और उनका कहना भी था कि अहिंसा जो है ये किसी कमज़ोर का अस्त्र नहीं है, बल्कि अहिंसा मजबूत लोगों का अस्त्र है, जो मानसिक रूप से भी मजबूत है उन लोगों का ये अस्त्र है। इसलिए अहिंसा को किसी कमज़ोर का अस्त्र नहीं माना जाना चाहिए। और अहिंसा का जो ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखते हैं कि भारत के सभी धर्मों का ये दर्शन रहा है, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो सभी में अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो वहीं से उन्होंने अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया था और एक अस्त्र के रूप में उसका प्रयोग किया था। आइए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो ये सवाल भी हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो आया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसके बाद जितने भी आंदोलनकारी थे सभी को गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि 9 अगस्त में जो शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उसी समय महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन लोगों को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस कहाँ है ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये पुणे में है। और इस पैलेस का, इस महल का निर्माण हुआ था 1892 ईस्वी में। इसको सुल्तान मोहम्मद आगा खां ने इसका निर्माण किया था। और इसके विषय में और कुछ बता दें आप लोगों को कि ये जो आगा खां पैलेस है, यहीं पर महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का यहाँ पर समाधि स्थल भी है। और वर्तमान समय में आगा खां पैलेस को एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। आइए हम फिर अंतिम सवाल लेते हैं। अंतिम सवाल है, गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो आप लोगों को कुछ देर पहले ही बताए थे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यात्रा किए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यात्रा 1893 ईस्वी में किए थे। उस समय एक सेठ थे, सेठ अब्दुल्ला, उन्होंने गांधी जी को केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया था। तो उस समय हुए गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 21 साल रहे थे, लगभग 21 साल रहे थे। उसके बाद 1915 ईस्वी में हुए लौट आए थे, जैसे हम लोग पहले देखें। इस तरह से इसका आंसर का जवाब होगा 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का यात्रा किए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अपना जो भी राय है इस विषय पर आप लोग रख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, और लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह के नए नए जानकारी से भरा हुआ वीडियो
हम सभी आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। धन्यवाद।